नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वकालत से राजनीति में आए सांसद, केंद्रीय कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने अपनी पहली पारी में ऊंची उड़ान भरी है। पहली बार संसद पहुंचे पीपी चौधरी लोकसभा में काफी सक्रिय रहे। 2 साल में तकरीबन 398 सवाल पूछे, जिसके लिए आपको सांसद रत्न से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप मोदी कैबिनेट में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। जाहिर है, समस्याएं भी ज्यादा हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम वादों के बावजूद देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लाइलाज बीमारी की तरह देश और देश के लोगों को लगातार कमजोर कर रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, आपने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। आपकी अगर हम पहचान की बात करें तो एक नेता से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। ऐसे में आपको ऐसा कौन सा काम है, कार्य है जो आपको लगता है कि अभी तक आपने नहीं किया है और अब आप उसे करना चाहते हैं? जहाँ तक रिकॉर्ड वोटों से जीत की बात है, ये तो जनता का आशीर्वाद था। और जहाँ तक आपने बताया कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप सोचते हैं कि अभी नहीं कर पाए हैं, जिसको करना चाहते हैं, काम जो हैं उसकी गिनती मैं करवा नहीं सकता। बहुत काम है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम जो है वो फिनिश हो गया है। देश के कई अदालतों में अभी तक कई ऐसे केस हैं जो 2 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ऐसे केसों को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर भारत सरकार कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हम नहीं गिना सकते। अगर आप देखते हैं कि भाई जजेस की कमी है, वो कारण हो, ऐसा भी नहीं है। और उसके कारण एडजर्नमेंट के भी हो सकते हैं, जजेस की कमी के कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सरकार जो स्टेप ले रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है, लोगों को इस वजह से प्रॉब्लम भी आती है। एक जुडिशरी में कंप्लीट जो है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कंप्लीट एक रिफॉर्म की जरूरत है। वो रिफॉर्म जो है अपॉइंटमेंट का भी हो सकता है। जैसे मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के अलावा जो सबसे बड़ा टास्क जो है, अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो है, ये अगर हम इसमें कामयाबी पा लेते हैं तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की वजह से जो है पूरे देश में हमें एक मेरिटोरियस कैंडिडेट्स मिल जाएंगे और एक कॉमन सर्विसेज हो जाएगी। दूसरी बात है कि ई कोर्ट्स के मामले में जो है टेक्नोलॉजी का जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है पूरा अगर हम उपयोग अच्छी तरह से करें तो केसेज में जो है बहुत कमी आ जाएगी और केसेज जो हैं वो जल्दी डिस्पोजल होंगे। तो ये कुछ ऐसे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप देखें रूरल एरिया में, मैं राजस्थान का नाम खास करके लेना चाहूँगा आपको। राजस्थान में अभी एक नवाचार जिसको कह सकते हैं हम, 2 फेजेज में हुए और उसमें 29 लाख मुकदमे 2 फेजेज में लगभग 90 दिन में 29 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ। तो राजस्थान सरकार ने ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये मुहिम चलाई और उस मुहिम के तहत में, जिसको हम लोक अदालत कह सकते हैं, उसमें प्रोविजन रखा, उन्हें जुडिशियल ऑफिसर का भी रखा। उनकी वजह से जो है 29 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ। अगर आप देख लीजिए, एक राज्य में अगर 29 लाख मुकदमों का निस्तारण हो जाए, लगभग 30 का, तो कुल मिलाकर के 30 राज्यों में, 33 राज्यों में जो भी हैं, कितना निस्तारण हो सकता है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान की तरह हमारे जो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने जो ये नवाचार किया है, उसके तरह हम दूसरे राज्यों को भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का ये जो है इसमें ये प्रयोग करें उनके राज्यों में भी। देश की न्यायपालिका का ऐसा कहना है कि क्योंकि जजों की संख्या कम है, इसलिए अदालतों में मामले लंबित हैं। नहीं, एक जजेस की संख्या कम होने की वजह से कोई कारण नहीं हो सकता है, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि अगर जजेस की कम संख्या से भी निस्तारण हो जाएगा। जजेस की संख्या जितनी है उतनी होना भी जरूरी है, लेकिन जजेस की नियुक्ति का मामला जो है वो बेसिकली
ये आरोप प्रत्यारोप करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन वो काम जो है रिकमेंडेशन करना हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का काम है, उनके कॉलेजियम का काम है, और वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आती है, लॉ मिनिस्ट्री के पास आती है। हम उस रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिकमेंडेशन देकर के भेज देती है। कई बार क्या होता है, जितनी वैकेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों का नाम भेजती है, कुछ लोगों का नाम नहीं भेजती है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना वो एग्जामिन करती है उनका कॉलेजियम, और देखती भी कि मेरिटोरियस लोग ही अपॉइंट हों, तो कई लोगों के नाम उसमें कट जाते हैं, तो वो वैकेंसी हमेशा बनी रहती है। लेकिन अभी पिछले 6 महीने में मैं आपको बता दूं, जब से 16 दिसंबर 2016 तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, जब वो एनजैक का केस चल रहा था उसकी वैलिडिटी के पोर्शन पे, उस समय स्टे की वजह से ये था कि भाई कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, तो उस समय कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए। लेकिन स्टे जब वैकेट हुआ 16 दिसंबर 2016 को, उसके बाद में 15 दिसंबर 2016 को जब वैकेट हुआ, वैकेट करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अब गवर्नमेंट जो है वो प्रोसीड कर सकती है अपॉइंटमेंट के लिए। और दूसरी जो एमओपी है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने माना कि आज तक जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो था वो फॉल्टी था, वो ठीक नहीं था, उससे सही अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है नया बनावे और सरकार इसको नया बना करके लेके आवे। तो सरकार के ऊपर रखा कि गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार है, इसको फाइनलाइज करें। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में क्योंकि समय लगना था, तो गवर्नमेंट ने स्वयं ने, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने स्वयं ने, हमारे पूर्व कानून मंत्री जो सदानंद गौड़ा साहब, उन्होंने अपने एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट की इच्छा है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में समय लगने का है, और उस समय जब तक लगता है तब तक जो है हम ओल्ड एमओपी जो है, मेमोरेंडम प्रोसीजर ओल्ड जो है, पूर्व में जो जारी की गई थी, उसके तहत अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। और उसके तहत में हमने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो शुरू किया। उसके तहत में लगभग 110 ऐसे एडॉक जजेस थे, या उनका कंफर्मेशन करना था या उनका फर्दर एक्सटेंशन करना था। इस तरह के 110 जजेस के लिए, हाई कोर्ट जजेस के लिए ऑर्डर किए। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपॉइंट हुए, 52 जो हैं हाई कोर्ट जजेस के न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए, और उसके बाद में कई चीफ जस्टिस के ऑर्डर भी पास हुए, कई हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के ऑर्डर पास हुए, तो कई एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास हुए। तो 6 मंथ्स में, जो पिछले 6 मंथ्स में काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि 65 साल में भी इतने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मेरी राय में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी से बातचीत का सिलसिला। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2020 तक हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट लगभग बंद कर देना चाहिए और हमारे देश में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, 3,50,000 करोड़ का प्रति वर्ष इंपोर्ट होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पीपी चौधरी से। व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो मुकदमेबाजी से डरकर अपना नुकसान सहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो धनी लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो महंगी न्याय प्रणाली का नाजायज फायदा उठाते हैं। इस तरफ सरकार क्या कुछ कर रही है? ये बात ठीक है, क्योंकि 2 कारण है इसके सबसे बड़े। एक तो है कि गरीब आदमी ये सोचता है कि भाई अगर मान लो मैं मुकदमे में जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्च होगा, और न्याय प्रणाली काफ़ी महंगी है। और दूसरी बात सोचता है कि भाई कि अगर मैं अफोर्ड भी कर लूँ उसको, तो न्याय प्रणाली में मुझे शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा, उसमें बहुत समय लगेगा। तो 2 कारण से जो हैं वो उसको सहन कर लेता है, और अपराध को भी सहन कर लेता है, उसके साथ अन्याय हुआ उसको भी सहन करता है, और कई बार जो है वो कोर्ट में नहीं जाता है। जहाँ तक डिले की बात है कि जस्टिस इम्पार्ट करने में जो डिले हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको बहुत विस्तार से बता दिया। दूसरी बात आई न्याय प्रणाली सस्ते की बात है। गरीबों के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है उसमें प्रावधान कर रखा है उनको फ्री लीगल एड के लिए। उसमें आम आदमी, गरीब किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे
इस तरह का जो कैटेगरी का जो अफोर्ड नहीं कर सकता मुकदमा अपना, तो उसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत में प्रावधान है, उसको कोर्ट जो है फ्री जो है उसको मुकदमा लड़ने के लिए वकील अवेलेबल कराता है और उसके लिए पैसा जो है वो भारत सरकार पे करती है। अगर देश की बात करें सर, तो देश में साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक अपराध की बात करें तो वो भी, उसकी भी संख्या बेहद ज्यादा है। इसके रोकथाम के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? जहां तक साइबर सिक्योरिटी की बात है, साइबर क्राइम की बात है, इसके लिए जो है हमारे पास में बहुत ही मेजर्स हैं, साइट को ब्लॉक करने का भी, और जितनी तरह से अगर कोई साइट गलत है तो उसको सारा मेजर्स ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और साइबर सिक्योरिटी भी जो है उसमें साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी का है, दोनों को हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कितनी भी हम टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा और टेक्नोलॉजी को हम घर घर तक पहुंचा देंगे और हर एक का जीवन जो है वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर करेगा, चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स हो, चाहे हमारे सिविल एविएशन हो, किसी तरह की एक्टिविटी देखें, आज जो है वो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है कि जितना हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करें उतना कितना साथ में साइबर सिक्योरिटी को भी साथ साथ उसमें भी डेवलपमेंट जो है, R&D जो है वो होना जरूरी है। अगर इसमें हम पीछे रह गए तो मैं एक बात बता दूं आपको, जितना न्यूक्लियर बॉम्ब से इम्पैक्ट नहीं होगा, आने वाला जो टाइम जो होगा वो होगा कि अगर साइबर सिक्योरिटी हमारी मजबूत नहीं हुई तो हमारे पूरे सिस्टम को जो है हैक कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, पूरे हमारी इकोनॉमी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आने वाले टाइम में देश के लिए गेम चेंजर है। रूरल इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम अर्बन और रूरल में डिजिटल डिवाइस की बात करें तो इसे आप कैसे देखते हैं? आज की तारीख में अर्बन एंड रूरल इंडिया में डिजिटल डिवाइड, जिसको हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस, जहाँ तक अर्बन में है, हम अगर हाई स्पीड के इंटरनेट भी मिलेगा, सारा काम इंटरनेट से होता है और पूरी लाइफ जो है अर्बन की करीब करीब लगभग इंटरनेट पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस होने लगी। जहाँ तक रूरल का सवाल है, अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि मार्च 2017 तक हमारी 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सारी ग्राम पंचायतें जो हैं वो फाइबर केबल से या फिर वाईफाई सिस्टम ऑफ इंटरनेट से जुड़ जाएं, जिससे हम 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं उन तक हम हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। जो रूरल इंडिया में जो है हमारे जो माइग्रेशन होता है बच्चों का, वो माइग्रेशन रुकेगा, वहाँ जॉब क्रिएट होंगे, जो शहर में जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं वो गांव में मिलने लग जाएगी और सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा करप्शन मिटाने के लिए। क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, लाभार्थी जो उसका हक रखता है, उस तक जब पैसा पहुंचता है, या 1 रुपया जब विकास के लिए भेजते हैं और अंतिम जो गांव के विकास के लिए जब 1 रुपया पहुंचता है तो वहां पर 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे जो हैं वो बीच में खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन लोअर लेवल पे इतना ज़्यादा हो गया कि इसको खत्म करने के लिए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि गांव में जो हैं पूरे के पूरे जो इंटरनेट से और कॉमन सर्विसेज जो है, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा जो सुविधा है, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स उसको चलाएंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात भारी संख्या में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, हम आयात करने वाले कम बने बल्कि एक्सपोर्ट ज्यादा करें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सवाल बहुत पर्टिनेंट और सही पूछा। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2020 तक हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट लगभग बंद कर देना चाहिए और हमारे देश में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हों चाहे हार्डवेयर हों, 3,50,000 करोड़ का प्रति वर्ष इंपोर्ट होता है। बहुत बड़ा बिल है।
और ये 3,50,000 करोड़ का इंपोर्ट करने की बजाय हम उन कंपनियों को, उन इन्वेस्टर्स को हम इंडिया में अगर सुविधा दे दें कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं किसी किस्म का हो वो आप हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर करें, तो उससे हमारे 3,50,000 करोड़ का जो है एक तो वो इंपोर्ट बचत होगी, और सबसे बड़ा फायदा जो होगा हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश में एक टेक्नोलॉजी आएगी। धीरे धीरे हमारी कंपनियां, हमारे भी जो यूनिवर्सिटी जो हैं R&D करके हम चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी बाहर से ला करके ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारी इंडिजिनस जो देश में पैदा हुई टेक्नोलॉजी हो, और इसमें हम भी टेक्नोलॉजी में जो है जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी उनके पास है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी R&D के द्वारा हम यहाँ जनरेट करें, जिससे पैसा जो है वो देश में रह सके। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। अपराधियों की सांठगांठ है सरकार से, तो इस वजह से यही कारण है, आम जनता त्रस्त है वहां पर, इसीलिए इस सरकार को वो किसी सूरत में उत्तर प्रदेश में जो है मुलायम सरकार को, उनके जो ये पार्टी है उनको किसी सूरत में जो है रिपीट करना नहीं चाहती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी से। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर शिक्षा की हम बात करें तो लड़कियां काफी पीछे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में कई अभियान चलाए गए, हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा अभियान देखने को अभी तक नहीं मिला है। आपकी राय क्या है? राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा की वो पहली वाली बात नहीं रही है। अब वो जो प्रॉब्लम जो है पहले जो थी कि लड़कियों को कम शिक्षा देते थे, अब हर परिवार जो है लड़की को भी लड़के के बराबर मानता है और शिक्षा देता है उसको। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान, जिसको मैं कह रहा हूँ योजना नहीं अभियान चलाए हैं, एक मिशन मोड है ये, और उसमें शरीक जो हुए हैं पूरे देश का आदमी जो है, अब आम माता पिता ये समझने लग गए हैं कि भाई लड़की को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान उसमें पीछे नहीं है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में राजस्थान आज की तारीख में अव्वल हैं, और उसमें पूरी योजना जो है बहुत अच्छी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पूरे राजस्थान स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रही है। पंजाब में चुनाव होने वाला है। आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो शिरोमणि अकाली दल से अलग चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। आपकी अपनी राय क्या है? पंजाब में चुनाव होने वाले बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता इसमें डिसाइड करेंगे उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ तक कौन सा लीडर कहाँ क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है, चुनाव किसके साथ लड़ा जाएगा किसके साथ नहीं लड़ा जाएगा, ये सारा मुद्दा जो है हमारी पार्टी जो है बहुत अनुशासित पार्टी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्टी है, और हमारे लीडर बहुत सक्षम हैं। हमारे संगठन जो है बहुत मजबूत संगठन है विश्व का। तो हमारे ये मुद्दा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी जो हैं वो तय करेंगे, इसमें अन्य हमारे सीनियर लीडर्स के साथ बैठ कर करके। एक निजी टीवी चैनल के सर्वे में यह दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो क्या बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करेगी? निजी टीवी चैनल का ये आकलन जो है उसका कोई आधार नहीं, बेस नहीं, ये सिर्फ अपने वो चलाने के लिए करते हैं। आप देखिए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटों का सोचा ही नहीं था, कोई आकलन ही नहीं था। उस समय भी आकलन लगाया था, और उसका आकलन उन्होंने कहाँ तक लगाया और कितनी सीटें मिली। तो इन चीज़ों पे आकलन पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि आज की तारीख में हर नागरिक, हर मतदाता के दिमाग में ये आने लगी कि भाई कि जो पिछले करीब 2.25 साल में जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे भले वो स्टेट में हो, किसी राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, बहुत अच्छा दिया है। किसी ऐसी पार्टी ने इस तरह का नहीं दिया है। इसलिए आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब परिणाम आएगा तब आप
और हम मिलेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे फुल बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में आपकी राय क्या है? बहुत खराब है, ऐसी खराब इसीलिए जनता त्रस्त होने लगी है। जिस हिसाब से वहां पर जो अपराधी हैं घूमता है आम और उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो अपराधियों की साठगांठ है सरकार से। तो इस वजह से यही कारण है, आम जनता त्रस्त है वहां पर, इसीलिए इस सरकार को वो किसी सूरत में उत्तर प्रदेश में जो है मुलायम सरकार को, उनके जो ये पार्टी है उनको किसी सूरत में जो है रिपीट करना नहीं चाहती है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने शराब पर बंदी लगा दी है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो बंदिश लगाई है, अभी जो ये सारा जो है, अभी कुछ लोग जो वहां मरे हैं शराब के चक्कर में, तो ये सारा का सारा ये ऊपर दिखावा है, लेकिन अंदर जो है शराब माफिया से उनके साठगांठ है सरकार की। और ये आम जनता भी समझने लगी है कि कहना और करने की बात जो अलग है। तो मैं तो ये देखता हूं कि ये सारा जो है ऊपर दिखावा है और वास्तव में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं है। आखिर में आपसे एक सवाल, देश के कानून और न्याय प्रणाली के साथ साथ देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखो, देश का विकास जो है वो गांव पे निर्भर करता है। आज तक जो है गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। देश को 60 साल तक जिन्होंने शासन किया, गांव की हमेशा अनदेखी की गई, किसान की अनदेखी की गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे गांव जो है मजबूरी के शरणस्थली बना दिए गए। माइग्रेशन होने लगा शहरों की तरफ, और उस शहर माइग्रेशन को शहर विधिष्ठन नहीं कर पा रहे। अगर एम्प्लॉयमेंट वहीं जनरेट हो जाता तो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती। गांव का यूथ दुखी था। तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई कि गांव का विकास होना जरूरी है, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी है। उसके लिए वो चाहते हैं कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के लिए हर ग्राम पंचायत को 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट ग्राम पंचायत, उसको जो है सीधा भारत सरकार से, बिना राज्य सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के सीधा उनके खातों में जाएगा। और उस पैसे से उस गांव का विकास जो है वो ग्राम पंचायत करेगी। अब आप जीएसटी देखिए, इससे जो है जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आम आदमी जो है वो बहुत उससे लाभान्वित होगा। ऐसे करीब 56-60 आइटम हैं जो कि टैक्स की श्रेणी से बाहर होंगे। उसमें जो है बिजनेसमैन जो हैं, व्यापारी जो हैं, उसको प्रॉब्लम कम आएगी, और आम जो उपभोक्ता हैं उसको भी जो है वो महंगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक प्रक्रिया बनी हुई थी जिसका फायदा जो है इसमें सारा का सारा उपभोक्ता दुखी था, पहले कंज्यूमर दुखी था, उसके बाद में जो है व्यापारी दुखी था। इसका जो फायदा जो उठाते थे कुछ अधिकारी जो हैं, एक प्रक्रिया बनी हुई थी, उस प्रक्रिया में जो है वो भ्रष्टाचार पनपता था। इससे भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होगा और देश का विकास जो है वो बढ़ेगा आगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में आवश्यक है कि पुराने कानून एवं न्याय प्रणाली के साथ साथ व्यवस्थाओं में भी बदलाव लाया जाए। जरूरत है विकास में बाधित तत्वों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने की। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।